हेलो। हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? धन्यवाद सुरेंद्र पाल जी। मैं क्षमा चाहूँगा, बीच में एक कॉल आ गई थी और मेरे को ये आधुनिक यंत्र पूरी तरह से उपयोग करना नहीं आता और मैंने म्यूट भी किया हुआ था, लेकिन फिर भी, और मुझे पूर्व में बताया भी गया था, लेकिन चलो मैं पुनः कविता पढ़ता हूँ। गिलहरी। पेड़ से उतरकर बहुत चहकती फुदकती थी मेरे आंगन में बच्चों की तरह गिलहरी। धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल शर्मा जी, धन्यवाद। गिलहरी। पेड़ से उतरकर बहुत चहकती फुदकती थी मेरे आंगन में बच्चों की तरह गिलहरी। कभी पूंछ हिलाती, कभी मुंह बनाती, कभी पूंछ हिलाती, कभी मुंह बनाती, अटखेलियां करती, कभी पेड़ पर, कभी मुंडेर पर, चढ़ती उतरती, निकल जाती पास से, एक बच्चों की तरह गिलहरी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो गिलहरी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वह गिलहरी, ठीक मेरी बेटी की तरह। मैं चाहता था, आगे सुनना बस। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वह गिलहरी, ठीक मेरी बेटी की तरह। मैं चाहता था यूं ही खेलती रहे। मैं चाहता था यूं ही खेलती रहे मेरे आंगन में मेरी बच्ची और गिलहरी। मैं चाहता था यूं ही खेलती रहे मेरे आंगन में मेरी बच्ची और गिलहरी। मगर एक दिन काट दिया गया वह पेड़। मगर एक दिन काट दिया गया वह पेड़ एक विशाल भवन के लिए। पेड़ के साथ ही चली गई गिलहरी। पेड़ के साथ ही चली गई गिलहरी, न जाने कहाँ कर गई सूना मेरा जहां। न जाने कहाँ कर गई सूना मेरा जहां। ठीक उसी तरह चली गई थी पराई होकर जैसे मेरी बेटी। ठीक उसी तरह चली गई थी पराई होकर जैसी मेरी बेटी। अंतिम पैरा फिर सुनाऊंगा। मगर एक दिन काट दिया गया वह पेड़। मगर एक दिन काट दिया गया वह पेड़ एक विशाल भवन के लिए। पेड़ के साथ ही चली गई गिलहरी, न जाने कहाँ। पेड़ के साथ ही चली गई गिलहरी, न जाने कहाँ कर गई सोना मेरा जहां। ठीक उसी तरह चलेगी पराई होकर जैसे मेरी बेटी। ठीक उसी तरह चलेगी पराई होकर जैसे मेरी बेटी। फिर मैंने आगे एक और लिखी लाइन के, फिर भी इस उम्मीद के साथ मैं जिंदा हूँ। फिर भी मैं इस उम्मीद के साथ जिंदा हूँ, एक दिन फिर आएगी वही गिलहरी। एक दिन फिर आएगी वही गिलहरी, खेलेगी मेरे आंगन में मेरी नाती पोती के साथ। खेलेगी मेरे आंगन में मेरी नाती पोती के साथ। इसी इंतजार में मैंने लगाया आंगन में एक पेड़। इसी इंतजार में मैंने लगाया आंगन में एक पेड़ कि गिलहरी फिर आएगी, गिलहरी फिर आएगी, गिलहरी फिर आएगी। धन्यवाद आपका। मेरी आपने कविता सुनी, गिलहरी। अब है कविता मेरी, बुढ़ापा। ये मैं 60 साल का होने के बाद जब रिटायर्ड हो गया, उसके बाद ये मैंने कविता लिखी है कि मैं अपना परिचय दे दूं पहले कि मैं भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधक था और मैंने 35 साल नौकरी भारतीय खाद्य निगम में की। हनुमानगढ़, पीलीभंगा, बीकानेर, सादुलपुर। एक साल पूर्व भी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और उसके बाद जो मैंने महसूस किया वो है कविता बुढ़ापा। उम्र भर के तजुर्बे से गूंथा जीवन, जिसने कई जून कई दिसंबर देखे थे। उम्र भर के तजुर्बे से गूंथा जीवन, जिसने कई जून कई दिसंबर देखे थे। लाखों मीलों तक नापी थी सड़कें, लाखों मीलों तक नापी थी सड़कें।
कई बसंतों का लिया था आनंद, कई मौसमों के सहे थे थपेड़े। कई बसंतों का लिया था आनंद, कई मौसमों के सहे थे थपेड़े। कितने जिसने कितने ही रंग देखे थे, कितने ही सपनों को संजोया था। जिसने कितने ही रंग देखे थे, कितने ही सपनों को संजोया था। इन कंधों पर कितनों को ढोया था, इन हाथों ने कितनों को खिलाया था। इन कंधों पर कितनों को ढोया था, इन हाथों ने कितनों को खिलाया था। कितनी बार सोचा था कभी उसके लिए कभी इसके लिए। कितनी बार सोचा था कभी उसके लिए कभी इसके लिए। अब बुढ़ापे को पहुंचते पहुंचते बेकार कैसे हो सकता है, सोचो तो सही। अब बुढ़ापे को पहुंचते पहुंचते बेकार कैसे हो सकता है, सोचो तो सही। जिन आंखों में तेरे होंगे कभी सपने अपनों की खुशहाली के। जिन आंखों में कभी तेरे होंगे सपने अपनों की खुशहाली के। आज बुढ़ाकर पथरा गई है, आज बुढ़ाकर पथरा गई है। देखते देखते बदलती व्यवस्थाएं और दरकती दीवारों को। देखते देखते बदलती व्यवस्थाएं और दरकती दीवारों को। सब खामोश है, सोचो तो सही। सब खामोश है, सोचो तो सही। अंतिम पंक्ति फिर पढ़ना चाहूँगा कि आज जो व्यवस्था हमारी है, एक बूढ़े व्यक्ति के लिए मैंने पहले भी मोबाइल का भी जिक्र किया था। घर में सारे लोग आते हैं, आते ही मोबाइल में चले जाते हैं। और सतीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, जो आप समय निकालकर इस भावनाओं को समझ रहे हैं। तो मेरी कविता है बुढ़ापा। जो एक आदमी आज के समाज में इस बदलती व्यवस्थाओं में किस प्रकार से जीता है और उसका अनुभव क्या है, उसके ऊपर है कि इन कंधों पर कितनों को ढोया था, इन हाथों ने कितनों को खिलाया था। कितनी बार सोचा था कभी उसके लिए कभी इसके लिए। अब बुढ़ापे को पहुंचते बेकार कैसे हो सकता है, सोचो तो सही कोई। अब बुढ़ापे को पहुंचते बेकार कैसे हो सकता है, सोचो तो सही कोई। जिन आंखों में तेरे होंगे, जिन आंखों में तेरे होंगे कभी सपने अपनों की खुशहाली के। आज बुढ़ाकर पथरा गई है। देखते देखते बदलती व्यवस्थाएं और दरकती दीवारों को। सब खामोश है, सोचो तो सही। सब खामोश है, सोचो तो सही। कविता है मेरा गांव। गांव अब शहर होने लगा है। गांव अब शहर होने लगा है और सारा पानी अब जहर होने लगा है। सारा पानी अब जहर होने लगा है। इतना ज़्यादा गाँवों में हमारे आसपास पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण गांव भी शहर की तरह जहरीले होते जा रहे हैं। तो मेरी कविता है मेरा गांव। गांव से आए हो बताओ, गांव से आए हो बताओ, क्या हाल है मेरे गांव के। गांव से आए हो बताओ, क्या हाल है मेरे गांव के। क्या अब भी वैसा ही है मेरा गांव। सत्य प्रकाश जी नमस्कार, आभार आपका बहुत बहुत। कविता है मेरा गांव। गांव से आए हो बताओ, क्या हाल है मेरे गांव के। क्या अब भी है वैसा ही गांव मेरा। गांव से आए हो बताओ, क्या हाल है मेरे गांव के। क्या अब भी वैसा ही है मेरा गांव। पगडंडियां अब भी लेती होंगी घने पेड़ों की छाँव। पगडंडियां अब भी लेती होंगी घने पेड़ों की छाँव। जिस पर पड़ते होंगे ग्वालों के पाँव। जिस पर पड़ते होंगे ग्वालों के पाँव। आज भी आती होगी गाँव में सरसों के फूलों की महक। आज भी आती होगी गाँव में सरसों के फूलों की महक। जब आता होगा बसंत का झोंका। जब आता होगा बसंत का झोंका मेरे गाँव में। जब आता होगा बसंत का झोंका मेरे गाँव में। गांव से आए हो बताओ, क्या हाल है मेरे गांव के। क्या अब भी है वैसा ही मेरा गांव। पगडंडियां अब भी लेती होंगी घने पेड़ों की छाँव। जिस पर पड़ते होंगे ग्वालों के पाँव। आज भी आती होगी गांव में सरसों के फूलों की महक।
जब आता होगा बसंत का झोंका मेरे गांव में। अब भी नव यौवना सा संवर जाता होगा, अब भी नव यौवना सा संवर जाता होगा, जब बरसात में चिड़िया चहकती है और मौन तानता है छतर। अब भी नव यौवन सा संवर जाता होगा, जब बरसात में चिड़िया चहकती है और मोर तानता है छतर। अब भी ऋतुएं जीवन को संवारने पसारती होगी पाँव। ध्यान देना इस लाइन पे कि अब भी ऋतुएं जीवन को संवारने पसारती होगी अपने पाँव, और तिरक उठते होंगे मोरों जैसे युवाओं के पाँव, और थिरक उठते होंगे मोरों जैसे युवाओं के पाँव। बताओ ना क्या अब भी वैसा ही है मेरा गांव, बताओ ना क्या अब भी है वैसा ही मेरा गांव, या यह भी हो गया ठीक शहर जैसा बिना सिर बिना पाँव। बताओ ना क्या अब भी वैसा ही है मेरा गांव, या वह भी हो गया ठीक शहर जैसा बिना सिर बिना पाँव। गांव के ऊपर एक दो पंक्तियां हैं। कुछ भी हो गांव खूबसूरत होता है, ऋतुएं वहाँ पाँव पसारती पसारती हैं, ऋतुओं का आनंद भी गाँव में आता है, और सरसों के फूलों की महक भी गाँव में आती है। उस गाँव के ऊपर है एक पंक्ति कि तमाम दौलत कमाकर भी तेरा शहर सस्ता है, तमाम दौलत कमाकर भी तेरा शहर सस्ता है, ये सोचकर मेरे अंदर का गाँव हंसता है, ये सोचकर मेरे अंदर का गाँव हंसता है। दोबारा ध्यान देना कि तमाम दौलत कमाकर भी तेरा शहर सस्ता है, ये सोचकर मेरे अंदर का गांव हंसता है, ये सोचकर मेरे अंदर का गांव हंसता है। धन्यवाद रूप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा है, और आपकी ये कविताएं पंजाबी में भी अनुवाद की हुई है, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने पेड़ के दुख का पंजाबी में अनुवाद किया, और उसी पेड़ के दुख की ही ये कविता है मेरा गांव। धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। अब आज की व्यवस्था के ऊपर एक व्यंग्यात्मक कविता है रावण नाम से। सुरेंद्र पाल जी धन्यवाद। कि आजकल के लोग कोई राम रूम बनना नहीं पसंद करते आजकल लोग, और ना ही आजकल का ज़माना ऐसा मैंने देखा है कि हमारे समाज में, हमारे मंच पे, हमारे मुख्य के पद पर राम नहीं, आजकल रावण ही रावण बैठे हैं। चाहे आप देश के चोटी से लगा के नीचे गांव तक के में देख लो, आपको राम नहीं मिलेगा, रावण रावण ही मिलेंगे। उसके ऊपर कविता है, बिल्कुल छोटी सी है। सफल खलनायक आज हमारा नायक है, यही पैमाना है आज सफलता का। सफल खलनायक आज हमारा नायक है, यही पैमाना है आज सफलता का। जो सफल है वही सत्यनिष्ठ है, वही ईमानदार है। ध्यान देना, सफल खलनायक आज हमारा नायक है, यही पैमाना है आज सफलता का। जो सफल है वही कर्तव्य सत्यनिष्ठ है, जो मंच पे बैठा है वो सफल है, वही सत्यनिष्ठ है, वही ईमानदार है। सफल सुप्रसिद्ध लोग आदर्श विहीनता के बावजूद पूजे जाते हैं। सफल सुप्रसिद्ध लोग आदर्श विहीनता के बावजूद भी पूजे जाते हैं। अब आदर्शों की सूची नहीं बनती। आप संसद के मंत्रियों से लगा के नीचे पंचायत और वार्ड मेंबर तक की भी देख लो, उसी के ऊपर मेरा व्यंग है कि जो सफल है वही सत्यनिष्ठ है, वही ईमानदार है। सफल सुप्रसिद्ध लोग आदर्श विहीनता के बावजूद पूजे जाते हैं। अब आदर्शों की सूची नहीं बनती, सिर्फ सफल लोगों की सूची बनती है। अखबार में हम उन्हीं का नाम पढ़ते हैं जो सफल होते हैं। अब आदर्शों की सूची नहीं बनती, सिर्फ सफल लोगों की सूची बनती है। इसलिए अब कोई भी राम नहीं बनना चाहता। ध्यान देना मेरी बात को सुरेंद्र जी, इसलिए अब कोई भी राम नहीं बनना चाहता। डॉक्टर विजय जी, इस पंक्ति पे ध्यान देना। इसलिए अब कोई भी राम नहीं बनना चाहता, अब सभी बनना चाहते हैं सिर्फ रावण, सिर्फ रावण, सिर्फ रावण। यही पैमाना है आज के सम्मान का,
यही पैमाना है आज के समाज का। सफल खलनायक आज हमारा नायक है, यही पैमाना है आज सफलता का। जो सफल है वही सत्यनिष्ठ है, वही ईमानदार है। सफल सुप्रसिद्ध लोग आदर्शहीनता के बावजूद पूजे जाते हैं। अब आदर्शों की सूची नहीं बनती, अब आदर्शों की सूची नहीं बनती, सिर्फ सफल लोगों की सूची बनती है। इसलिए अब कोई भी राम नहीं बनना चाहता, इसलिए अब कोई भी राम नहीं बनना चाहता। अब सभी बनना चाहते हैं सिर्फ रावण, सिर्फ रावण। यही पैमाना है आज सफलता का, यही पैमाना है आज सफलता का। धन्यवाद। अब कविता सुनाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले वुमेन डेज स्त्री दिवस था, उसके ऊपर कविता है एक औरत नाम से, और जो कई बार विवादास्पद भी रही है और ये मेरी वास्तविकता भी है। इस पे काफ़ी लंबे टाइम तक बीकानेर कई जगह पर विवाद भी रहा। धन्यवाद रूप सिंह जी, धन्यवाद। आज कोई भी राम नहीं बनना चाहता, सब रावण बनना चाहते हैं। ऊपर से लगा के नीचे तक रावण ही रावण है, और वही सफल है, दूसरा सफल भी नहीं है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रूप सिंह जी ध्यान देना। विजय जी, मेरी कविता है औरत, औरत नाम से कविता है, और इस पे विवाद भी रहा था, लेकिन बड़ी स्पष्ट कविता है। सच मानिए एक औरत। अरे भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार जो आप मेरे साथ जुड़े। भरत सिंह सोलंकी जो हमारे भारतीय खाद्य निगम में सहायक महाप्रबंधक है और बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, और इनका फेसबुक पे बहुत बार लाइव कार्यक्रम भी आ चुके हैं। भरत सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कविता सुनाना चाहूँगा औरत। सच मानिए एक औरत मेरे भीतर हमेशा से रहती है, सभी के रहती है वैसे अधिकतर। सच मानिए एक औरत मेरे भीतर हमेशा से रहती है, कभी बहुत प्यारी सी, कभी बहुत क्रूर, कभी बहुत प्यारी सी, कभी बहुत क्रूर, कभी कपड़ों से लदी पदी, कभी एकदम निवस्त्र, रहती है मेरे भीतर हरदम। सच मानिए एक औरत मेरे भीतर हमेशा से रहती है, कभी बहुत प्यारी सी, कभी बहुत क्रूर, कभी कपड़ों से लदी पदी, कभी एकदम निवस्त्र, रहती है मेरे भीतर हरदम। कभी होती है माँ, कभी बेटी, कभी होती है माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी होती है माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी प्रेयसी, कितने रूपों में समाई रहती है वह। हम सब औरत से हैं, औरत के लिए। हम सब औरत से हैं, औरत के लिए, औरत के द्वारा। बगैर औरत हमारा कोई वजूद नहीं है, बगैर औरत हमारा कोई वजूद नहीं है। इस धरती पर औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत नियामत है। इस धरती पर औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत नियामत है, जो मेरे ख्यालों में हमेशा बनी रहती है, जो मेरे ख्यालों में हमेशा बनी रहती है। मैं अंत तक, ये अंतिम लाइन है, इस कविता का पूरा सार है, ध्यान देना। मैं अंत तक। धन्यवाद रूप सिंह जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। सच मानिए एक औरत मेरे भीतर हमेशा से रहती है, कभी बहुत प्यारी सी, कभी बहुत क्रूर, कभी बहुत प्यारी सी, कभी बहुत क्रूर, कभी कपड़ों से लदी पदी, कभी एकदम निवस्त्र, रहती है मेरे भीतर हरदम। कभी होती है माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी प्रेयसी, कितने रूपों में समाई रहती है वह।
एक औरत हमारे भीतर कितने रूपों में समाई रहती है, माँ भी, बेटी भी, पत्नी भी, प्रेसी भी, बहन भी, बुआ भी, मौसी भी। कितना बड़ा रूप है औरत का। कभी होती है माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी प्रेसी, कितने रूपों में समाई रहती है वह। हम सब औरत से हैं, औरत के लिए। हम सब औरत से हैं, औरत के लिए। बगैर औरत हमारा कोई वजूद नहीं है। बगैर औरत हमारा कोई वजूद नहीं है। इस धरती पर औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत नियामत है। इस धरती पर औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत नियामत है। मेरे ख्यालों में हमेशा से बनी रहती है। मेरे ख्यालों में हमेशा से बनी रहती है। मैं अंत तक अपने भीतर एक औरत को बचाए रखता हूँ। मैं अंत तक अपने भीतर एक औरत को बचाए रखता हूँ। इस पंक्ति पे आप ध्यान देना कि मेरे ख्याल से सभी के अंत भीतर एक औरत हमेशा से रहती है। अंतिम लाइन है कि मैं अंत तक अपने भीतर एक औरत को बचाए रखता हूँ। मैंने एक बिल्कुल सुरक्षित जगह पे अंदर एक औरत हमारे हमेशा बची रहती है। उस औरत को नमन, बहुत बहुत प्यार। हमारा आदर्श भी औरत है, क्योंकि हमारी माँ भी औरत थी। तो ये थी मेरी कविता औरत। धन्यवाद रूप सिंह जी। अब है कविता चबूतरा। पहले शहरों में चबूतरे होते थे, जिस पे आदमी बहुत लंबा समय गुजारता था अपने यार दोस्तों के साथ, अपने दिल की, अपने दुख दर्द की, अपने सुख की सभी बातें करता था। वो चबूतरों की संस्कृति खत्म होगी, और उस संस्कृति खत्म होने से हमने अकेलेपन में जीना शुरू कर दिया। तो मेरी कविता है चबूतरा। मेरा गांव सूरतगढ़ है, उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। और मेरा बचपन वहीं बीता है। तो मैंने अपने उस सूरतगढ़ में चबूतरे देखे हैं, जहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग, अरे अरे, धन्यवाद धन्यवाद रूप सिंह जी। मेरा ये कविता पाठ करने का इतना बढ़िया अनुभव नहीं है। आपकी प्रेरणा से, आपके निर्देश से, विजय जी के निर्देश से मैं प्रयास कर रहा हूँ ऐसा, और आपने मेरे को प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी। चबूतरा। यह चबूतरा पहले कभी होता था जवान। यह चबूतरा पहले कभी होता था जवान, लेकिन अब पहले से ज़्यादा बूढ़ा नजर आता है। टूट गए चबूतरे अब क्यों? यह चबूतरा कभी होता था जवान, लेकिन अब पहले से ज़्यादा बूढ़ा नजर आता है। कभी होती थी यहाँ रौनकें, कह कहे भजन, रागनियाँ, लोग खुशी खुशी मिल बांट कर खाते थे। कभी होती थी यहाँ रौनकें, कह कहे भजन, रागनियाँ, लोग खुशी खुशी मिल बांट कर खाते थे। लोगों के पास थी अथाह फुर्सत, साथ थे जज्बे, ताल्लुकात की तपिश थी, रिश्ते थे एक। लोगों के पास थी अथाह फुर्सत, साथ थे जज्बे, ताल्लुकात की तपिश थी। भरे रहते थे हमेशा दोनों चबूतरे, फिर सुख दुख की बातें, हजारों यादें, हजारों किस्से। भरे रहते थे हमेशा दोनों चबूतरे, फिर सुख दुख की बातें, हजारों यादें, हजारों किस्से। अब बदलते जमाने के साथ साथ लोगों का मिजाज बदल गया। मोबाइल आ गया ना। अब बदलते ज़माने के साथ साथ लोगों का मिजाज बदल गया। पुराने लोग चले गए, नए लोग ज़्यादातर हिसाबी किताबी हो गए। पैसों के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए ना। पहले जितना मिलता था संतुष्ट थे। अब बदलते ज़माने के साथ साथ लोगों का मिजाज बदल गया। पुराने लोग चले गए, नए लोग ज़्यादातर हिसाबी किताबी हो गए। ज़रूरतें बढ़ा ली गई, जीवन कठिन हो गया। कठिन जीवन जीने के लिए स्मृतियों के नहीं, कंधा मिलाकर चलने की जरूरत थी, यह किसी को याद नहीं। अब बदलते जमाने के साथ साथ लोगों का मिजाज बदल गया। पुराने लोग चले गए, नए लोग ज़्यादातर हिसाबी किताबी हो गए। जरूरतें बढ़ा ली गई, जीवन कठिन हो गया। कठिन जीवन जीने के लिए स्मृतियों की नहीं, कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है, यह किसी को याद नहीं। अब किसी के पास फुर्सत नहीं है
कि वे बात करें दरिया की, पेड़ों की, पौधों की। अब किसी के पास फुर्सत नहीं है वे बात करें दरिया की, पेड़ों की, पौधों की, फूलों की। वक्त कितना कुछ बहा कर ले गया, वक्त कितना कुछ बहा कर ले गया, ना संवेदना बची न समय बचा। रूप सिंह जी, आपका और मेरा जमाना था वो। वक्त कितना कुछ बहा कर ले गया, न संवेदना बची न समय बचा। मैं बूढ़ा अकेला बैठा हूँ गांव के बीचों बीच, मेरे ऊपर ही है। मैं बूढ़ा अकेला बैठा हूँ गांव के बीचों बीच, भग्गू वाले कुएं के पास। सूरतगढ़ में एक बहुत पुराना कुआं है, भग्गू वाला कुआं, और बहुत प्रसिद्ध कुआं है। उस कुएं का बहुत मीठा पानी होता था, उसी से ही पूरा सूरतगढ़ पानी पी के जवान हुआ। उस कुएं की संवेदना भी है। मैं बूढ़ा अकेला बैठा हूँ गाँव के बीचों बीच, भग्गू वाले कुएं के पास। मैं कितना अनजान था इन लोगों के लिए, मैं कितना अनजान था इन लोगों के लिए। इन लोगों के पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, टीवी था, मोबाइल है, कारें हैं, स्कूटर है। मेरे पास है उनके लिए केवल, सिर्फ केवल संवेदनाएं। एक बूढ़ा व्यक्ति भग्गू वाले कुएं के पास बैठा है, आते जाते लोगों को देख रहा है। लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उसकी तरफ देखने का किसी के पास समय नहीं है कि ये बूढ़ा अकेला क्यों बैठा है इस कुएं के पास, इस चबूतरे के पास। वक्त कितना कुछ बहा के ले गया, वक्त कितना कुछ बहा के ले गया। मैं बूढ़ा अकेला बैठा हूँ गाँव के बीचों बीच, भग्गूवाल कुएं के पास। मैं कितना अनजान था इन लोगों के लिए। इन लोगों के पास कंप्यूटर था, टीवी था, लैपटॉप था, मोबाइल है, कारें हैं, स्कूटर है। मेरे पास उनके लिए, सिर्फ उनके लिए केवल, सिर्फ केवल संवेदनाएं है। कोई तो ध्यान दो मेरे ऊपर, कोई तो ध्यान दो मेरे ऊपर। धन्यवाद रूप सिंह जी, बहुत ध्यान से सुन रहे हो आप मेरी भावनाओं को। अब एक प्रकृति के ऊपर कविता हो रहा है, पगडंडियाँ। आप सुनोगे बहुत आनंद आएगा पगडंडियाँ सुनने में। और मेरे को मेरी ये सबसे पसंदीदा कविता लगती है, पगडंडियाँ। आज का जिस हिसाब से पर्यावरण बदल रहा है, अरे वाह रूप सिंह जी, भग्गू वाला कुआं मेरे बचपन का साथी है। वो भी बुढ़ा गया है, लेकिन मैंने उसे जवान देखा है। भग्गू वाले कुआं जब जवान था, उसके चबूतरे पे मैं बहुत बार बैठा हूँ। कभी सूरतगढ़ जाता हूँ तो भग्गू वाले कुएं को स्पर्श करके आता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, धन्यवाद आपका। मेरी कविता है पगडंडियाँ। अपनी पदचाप सुनना, मुड़कर अपने पेड़ों के निशान देखना कितना मधुर लगता है। अपनी पदचाप सुनना, मुड़कर अपने पैरों के निशान देखना कितना मधुर लगता है। झाड़ियों से, लताओं से बातें करना, भंवरों का संगीत सुनना लगता है कितना मनोरम। झाड़ियों से, लताओं से बातें करना। जब पगडंडियों में जाओगे तो इधर झाड़ियाँ और लताएं होती है पगडंडियों में। छोटी सी पगडंडी होती है, बहुत खूबसूरत, बहुत पवित्र, अपने आप में एक सरल सी पगडंडी होती है, आपको अपने गंतव्य स्थान पर ले जाती है, उसी पगडंडी के ऊपर है। और अपनी पदचाप सुनना, मुड़कर अपने पैरों के निशान देखना कितना मधुर लगता है। झाड़ियों से, लताओं से बातें करना, भंवरों का संगीत सुनना लगता है कितना मनोरम। जहाँ हर कदम हर ताल में, जहाँ हर कदम हर ताल में संगीत की रचना हो, जहाँ हर कदम हर ताल में संगीत की रचना हो, तुम उनके साथ वह तुम्हारे संग। पगडंडियाँ। जहाँ हर कदम हर ताल में संगीत की रचना हो, तुम उनके संग वह तुम्हारे संग। पगडंडियों का यह संगीत, ध्यान देना, पगडंडियों का यह संगीत दुनिया भर की हिंसक सड़कों, धुआं उगलते वाहनों का कितना मासूम सा जवाब है। पगडंडियों का यह संगीत दुनिया भर की हिंसक सड़कों, धुआं उगलते वाहनों का कितना मासूम सा जवाब है। पगडंडियाँ सदा सुहावनी, मनमोहक, अपनी सी लगती है। पगडंडियाँ सदा सुहावनी, मनमोहक, अपनी सी लगती है। सड़कों पर परायपन की गंध आती है, सड़कों पर परायपन की गंध आती है। ध्यान देना, पगडंडियाँ सदा सुहावनी, मनमोहक, अपनी सी लगती है। सड़कों पर परायपन की गंध आती है।
हिंसा सड़क का धर्म है, हिंसा सड़क का धर्म है, स्नेह पगडंडियों का मरम है। क्योंकि अधिकतर मौतें सड़कों पर होती है, और सड़क कितनी हिंसक होगी आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो गई है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है सड़क का। धन्यवाद रमेश जी। हिंसा सड़क का धर्म है, स्नेह पगडंडियों का मरम है। आओ स्नेह की महक से हिंसा की गंध मिटाए। पगडंडियों से जो सड़कों की हिंसा है उसको मिटाया जा सकता है। हिंसा सड़क का धर्म है, स्नेह पगडंडियां का मरम है। आओ स्नेह की महक से हिंसा की गंध मिटाए। सड़कों की पथरीली लयहीन अंधी दौड़ से बचे, सड़कों की पथरीली लयहीन अंधी दौड़ से बचे। जड़ों से जुड़ना सीखे, जड़ों से जुड़ना सीखे। अगर आप भी लेना चाहते हैं, अगर आप भी लेना चाहते हैं प्रकृति के संगीत और भौरों की गुंजार, पेड़ों से आती शीतल वायर का आनंद, अगर आप भी लेना चाहते हैं प्रकृति के संगीत का, भौरों की गुंजार का, पेड़ों से आती शीतल बयार का आनंद, तो पेड़ों को काटो मत, तो पेड़ों को काटो मत। झाड़िए लताओं को उखाड़ो मत, उनके बीच तलाशो कोई पगडंडी, उनके बीच तलाशो कोई पगडंडी जो थी कभी हमारे आसपास, जो थी कभी हमारे पास आसपास। धन्यवाद। आज की बदलती जीवन शैली पर यह कविता है अकेलापन। हर रोज हर सुबह, हर रोज हर सुबह, हर बूढ़ी काया को, हर बूढ़ी काया को 10 से 5 बजे तक अकेलेपन की भोगनी पड़ती है असीम यंत्रणा। करे भी तो किसी से मंत्रणा। घर में जो बूढ़े लोग अकेले रह जाते हैं उनका जीवन कैसे गुजर रहा है, अकेलापन, उसके ऊपर मेरी कविता है कि हर सुबह, हर रोज हर सुबह, हर बूढ़ी काया को 10 से 5 बजे तक अकेलेपन की भोगनी पड़ती है असीम यंत्रणा। करे भी तो किसी से मंत्रणा। जब घर के जवान स्त्री पुरुष चले जाते हैं दफ्तर में, खेत में, खलिहान में, मिल में, रोटी की जुगाड़ में, और 2 आंख सीखने बच्चे स्कूल में, घर में पसरा रहता है काट खाने को आतुर केवल सन्नाटा। घर में पसरा रहता है काट खाने को आतुर केवल सन्नाटा। रहता है इंतजार अपने नाती पोतों का सांझ ढले तक, रहता है इंतजार अपने नाती पोतों का सांझ ढले तक। लेकिन आते हैं जब घर के सारे लोग, लेकिन आते हैं जब घर के सारे लोग, और टांग देते हैं संबंधों को जैसे टांगते हैं बच्चे अपने बसते खूंटियों पर। देख रहे कितनी गंभीर बात है। लेकिन आते हैं जब घर के सारे लोग, और टांग देते हैं संबंधों को जैसे टांगते हैं बच्चे अपने बसते खूंटियों पर। सब बतियाते हैं टीवियों से, बीवियों से, मोबाइल से, और बूढ़े जिस सांसों में उलझी अपनी बेबस जिंदगी से, सांसों में उलझी अपनी बेबस जिंदगी से। ये है अकेलापन जो आजकल बहुत से बुजुर्ग भोग रहे हैं शहरों में, अकेले बैठे हैं, और शाम को जब उनके बच्चे आते हैं और अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं। कविता है आओ धरती को स्वर्ग बनाएं। हाँ जी रूप सिंह जी, अकेलापन जो आज के बड़े बड़े शहरों में जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनकी स्थिति के ऊपर है कि वो कितना अकेलापन महसूस करते हैं। उनकी इच्छा होती है भरपेट भोजन की नहीं, उनकी इच्छा होती है कि हमारे साथ कोई 2 मिनट बात कर ले। उनके लिए 2 मिनट बात करना बच्चों का भरपेट भोजन होता है। लेकिन ये स्थिति अब बदल गई है। उसी ऊपर मेरी कविता थी अकेलापन, जो शहरों में जो बुजुर्ग एक यांत्रणा भुगत रहे हैं उसके ऊपर। कविता है आओ धरती को स्वर्ग बनाए। बहुत प्यारी सी कविता है कि आओ धरती को स्वर्ग बनाए, ढूंढ लाए कहीं से काना, सुदामा को अपना दोस्त बनाए। आओ धरती को स्वर्ग बनाए, ढूंढ लाए कहीं से काना, सुदामा को अपना दोस्त बनाए। थोड़ी सी ले ले मुस्कुराहट उधार में, ढेर सारा प्यार ब्याज में दे दे। थोड़ी सी ले ले मुस्कुराहट उधार में, ढेर सारा प्यार ब्याज में दे दे। ढूंढोगे तो मिल जाएगा कबीर भी, ढूंढोगे तो मिल जाएगा कबीर भी।
चलो प्रेम सा अटूट धागा बनाए, चलो प्रेम सा अटूट धागा बनाए। आओ धरती पर स्वर्ग बनाए, ढूंढ लाए कहीं से कान्हा, सुदामा को अपना दोस्त बनाए। आओ उतारें धरती पर तुलसी का राम, आओ उतारें धरती पर तुलसी का राम, साथ में बुल्ले शाह जैसा सूफी संत भी बुलाए। आओ उतारें धरती पर तुलसी का राम, साथ में बुल्ले शाह जैसा सूफी संत भी बुलाए। ढूंढोगे तो मिल जाएगा नानक सा संत भी। रूप सिंह जी वो कहाँ गए? विजय जी सुन रहे हैं? विजय जी मुझे ढूंढोगे तो मिल जाएगा नानक सा संत भी, आओ गुरु गोविंद जैसा बाज उड़ाए। ढूंढोगे तो मिल जाएगा नानक सा संत भी, आओ गुरु गोविंद जी जैसा बाग उड़ाए, आओ गुरु गोविंद जैसा बाज उड़ाए। थार होती दरा की प्यास बुझाए, थार होती दरा की प्यास बुझाए। शंकर लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ढूंढोगे तो मिल जाएगा नानक सा संत भी, आओ गुरु गोविंद जैसा बाज उड़ाए। थार होती दरा की प्यास बुझाए, आओ भूखी चिड़िया को अपना खेत खिलाए, आओ भूखी चिड़िया को अपना खेत खिलाए। बादलों से बातें करे दरिया को आवाज लगाए, बादलों से बातें करे दरिया को आवाज लगाए। फूलों व बच्चों के साथ साथ मुस्कुराए, आओ धरती को स्वर्ग बनाए। ढूंढ लाए कहीं से कान्हा, सुदामा को अपना दोस्त बनाए। आओ धरती को स्वर्ग बनाए, ढूंढ लाए कहीं से कान्हा, सुदामा को अपना दोस्त बनाए। एक कविता है मेरी, माँ नाम से। माँ, वैसे तो माँ सब में ही इतना कुछ है कि इस पे कविता हो नहीं सकती। माँ सब इतना विशाल है कि उसके ऊपर कविता लिखना बहुत मुश्किल होता है। इस माँ शब्द में ही सब कुछ आ जाता है। मैं विजय जी से ध्यान चाहूँगा, माँ के ऊपर कविता है। हाँ, हमारे भरत सिंह जी थोड़ा ध्यान देना। माँ के ऊपर कविता है कि समुद्र से भी गहरी, वृक्ष से भी विशाल, घोंसलों को संजोए बैठी है माँ। समुद्र से भी गहरी, वृक्ष से भी विशाल, घोंसलों को संजोए बैठी है माँ। रूई से भी नरम, लोहे से भी सख्त, रूई से भी नरम, लोहे से भी सख्त, बादलों सी उदार, पर्वत सी अडिग है माँ। बादलों सी उदार, पर्वत सी अडिग है माँ। कभी जरा कड़वी, कभी बहुत मीठी, आइसक्रीम सी है माँ। कभी जरा कड़वी, कभी बहुत मीठी, आइसक्रीम सी है माँ। दूध दही आटा पुदीने की चटनी है माँ। दूध दही आटा पुदीने की चटनी है माँ। झाड़ू पोछा करती एक नदी सी है माँ। झाड़ू पोछा करती एक नदी सी है माँ। धरती से उठने वाली एक सौंधी सी गंध है माँ। धरती से उठने वाली एक सौंधी सी गंध है माँ। कभी बहन कभी पत्नी, कभी बहन कभी पत्नी, अब दादी है माँ। कभी बहन कभी पत्नी, अब दादी है माँ। कभी थी पर्वत सी, कभी थी पर्वत सी, अब रेत के टीले की तरह ढह रही है माँ। कभी थी पर्वत सी, कभी थी पर्वत सी, अब रेत के टीले की तरह ढह रही है माँ। अब नहीं फुर्सत किसी को कि पूछे कहाँ है माँ। अब नहीं है फुर्सत किसी को कि पूछे कहाँ है माँ। पूछो कोई, पूछो कोई सफ़ेद बालों की जिल्द में, पूछो कोई सफ़ेद बालों की जिल्द में, चेहरे की झुर्रियों में कहानियों की पांडुलिपि लिए क्यों बैठी है माँ। कहानियों की पांडुलिपि लिए क्यों बैठी है माँ। पूछो कोई सफ़ेद बालों की जिल्द में, पूछो कोई सफ़ेद बालों की जिल्द में, चेहरे की झुर्रियों में कहानियों की पांडुलिपि लिए क्यों बैठी है माँ। कहानियों की पांडुलिपि लिए क्यों बैठी है माँ। धन्यवाद। एक कविता है मेरी, पर्यावरण पे ही है, पागलपन। धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे से जुड़े और मुझे सुन रहे हो। और मुझे लगता है समय काफ़ी हो गया है, मैं 2-3 कविता ही और पढ़ पाऊँगा। पागलपन कविता है कि मेरे घर के पास खड़ा वृक्ष तेज आवाज़ बनाकर रोज चूमता था मेरी छत को।
मेरे घर के पास खड़ा वृक्ष तेज हवा का बहाना बनाकर रोज चूमता था मेरी छत को, साथ में गिरा देता था कुछ पत्ते व फूल मेरी छत पर। धन्यवाद शंकरलाल जी जहांगीर, धन्यवाद शंकरलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी भावनाओं को सुना और प्रोत्साहित किया। कवि के लिए बहुत कुछ होता है प्रोत्साहन, और आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसी कारण ही मैं पढ़ पा रहा हूँ। धन्यवाद आपका। मेरे घर के पास पागलपन कविता है कि मेरे घर के पास खड़ा वृक्ष तेज हवा का बहाना बनाकर रोज चूमता था मेरी छत को, साथ में गिरा देता था कुछ पत्ते व फूल मेरे घर की छत पर। साथ में गिरा देता था कुछ पत्ते व फूल मेरे घर की छत पर। मैंने उससे पूछा, भाई ऐसा रोज रोज क्यों करते हो? मेरे घर के पास खड़ा वृक्ष तेज हवा का बनाकर रोज चूमता था मेरी छत को, साथ में गिरा देता था कुछ पत्ते व फूल मेरी घर की छत पर। मैंने उससे पूछा, भाई ऐसा रोज रोज क्यों करते हो तुम? उसने कहा, अरे भूल गए आप जब काट रहे थे कुछ लोग मुझे। उसने कहा, भूल गए आप जब काट रहे थे कुछ लोग मुझे शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर, तब तुम ही ने रोका था उन्हें, तब तुम ही ने रोका था उन्हें। बहुत लड़े थे तुम, बहुत परेशान हुए थे, बहुत लिपट गए थे मेरे तने से। बहुत लड़े थे तुम, परेशान भी बहुत रहे थे तुम, लिपट गए थे मेरे तने से। फिर लोगों ने मुझे छोड़ दिया, फिर लोगों ने मुझे छोड़ दिया यह कहकर कि कौन माथा मारे इस पागल से। तुम्हारा ये पागलपन मुझे बहुत प्यारा लगा, तुम्हारा ये पागलपन मुझे बहुत प्यारा लगा। एक पेड़ की व्यथा है। मेरे घर के पास एक वृक्ष था, उसे लोग काटने आए थे और मैंने बहुत रोका तो वो रुक गए। उसके बाद मेरे को लगा जैसे पेड़ मेरे से बात करना चाहता है। उसी के ऊपर ये कविता थी। जो पेड़, जो लास्ट में, जो अंत में मेरे को जो पेड़ महसूस हुआ, जो मेरे से क्या कहना चाहता था, वो था, पेड़ कह रहा था, फिर लोगों ने मुझे छोड़ दिया यह कहकर कि कौन माथा मारे इस पागल से। तुम्हारा ये पागलपन मुझे बहुत प्यारा लगा, तुम्हारा ये पागलपन मुझे बहुत प्यारा लगा। ये थी कविता मेरी पागलपन। अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा भ्रूण हत्या। जो आजकल जो भ्रूण हत्या हो रही है उसके ऊपर ये मेरी कविता है। और ये मेरी कविता मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी कविता घर नाम से मेरा कविता संग्रह है, उसकी है भ्रूण हत्या। और आजकल मैं बच्चों के ऊपर कहानी, हाँ जी रूप सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक जुनून होना चाहिए आपको पेड़ बचाने के लिए, तभी ही पेड़ बच पाएंगे, नहीं तो पेड़ों के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद रूप सिंह जी। आजकल मैं क्या है बच्चों के ऊपर लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है पेड़ के ऊपर, राजस्थानी में बच्चों की कविता लिखी है, रूख ने गले लगावा। और एक मेरी बच्चों की बाल कहानियां है खेजड़ी बुआ के नाम से। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कुछ और लिखा जाए, घूम फिर के मेरे पास वापस वही पर्यावरण वाला। हाँ जी अमृतपाल जी धन्यवाद, भरत जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं कविता सुनाना चाहूँगा भ्रूण हत्या। कब तक करोगे भ्रूण हत्या, कब तक करोगे भ्रूण हत्या, कब तक रोकोगे माँ की कोख पर लात। कब तक करोगे भ्रूण हत्या, कब तक मारोगे माँ की कोख पर लात। कब तक रोकोगे इंसान के जन्म को, तुम धरती पर आ गए हो इसलिए मानते हो अपना एकाधिकार। कब तक करोगे भ्रूण हत्या, कब तक मारोगे माँ की कोख पर लात। कब तक रोकोगे इंसान के जन्म को, तुम धरती पर आ गए हो इसलिए मानते हो अपना एकाधिकार। अपनी भूख की शांति के लिए करते हो भ्रूण हत्या। सुनना होगा, अपनी भूख की शांति के लिए करते हो भ्रूण हत्या। यह मात्र भ्रूण हत्या नहीं है, हत्या है हमारे संबंधों की, हमारे भावनाओं की। अपनी भूख की शांति के लिए करते हो भ्रूण हत्या। यह मात्र भ्रूण हत्या नहीं है, हत्या है हमारे संबंधों की, हमारी भावनाओं की। जरा सोचो जब हम अगली सदी में जाएंगे, जरा सोचो जब हम अगली सदी में जाएंगे, कहाँ से लाएंगे अपने बच्चों के लिए, कहाँ से लाएंगे अपने बच्चों के लिए बुआ, मौसी, तोतली आवाज़ में कैसे कहेंगे हमारे बच्चे ताया, ताई, चाचा, चाची, भैया, भाभी। फिर कहाँ जाएगा देवरानी जेठानी का रिश्ता।
फिर कहाँ जाएगा देवरानी जेठानी का रिश्ता, फिर कौन बांधेगा राखी पर कलाई और कौन लगाएगा भाई दूज पर माथे पर टीका, सब के सब रिश्ते खंडर हो जाएंगे कालीबंगा की तरह। ये मेरी चिंता है कि जब भ्रूण हत्या कर रहे हो फिर कहाँ से लाएंगे हम बुआ मौसी, कहाँ से होगा देवरानी जेठानी का रिश्ता, कहाँ से होगा सास बहू का रिश्ता, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कौन बांधेगा कलाई पर राखी, कौन लगाएगा माथे पर भाई दूज का टीका, ये सब रिश्ते खंडर हो जाएंगे कालीबंगा की तरह। फिर इंसान इंसान कहाँ रह जाएगा, फिर इंसान इंसान कहाँ रह जाएगा। माँ के ही पेट में बच्चों को बखने वाला नरभक्षी हो जाएगा। मुकेश मानव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार जो आपने मेरी भावनाओं को समझा इस पर्यावरण के संबंध में। हाँ, मैं पढ़ रहा था भ्रूण हत्या, कौन बांधेगा कलाई पर राखी, कौन लगाएगा माथे पर भाई दूज का टीका, यह सब रिश्ते खंडर हो जाएंगे कालीबंगा की तरह। फिर इंसान इंसान कहाँ रह जाएगा, फिर इंसान इंसान कहाँ रह जाएगा। माँ के ही पेट में बच्चों को बखने वाला, माँ के ही पेट में बच्चों को बखने वाला नरभक्षी हो जाएगा। ये है मेरी कविता भ्रूण हत्या। हाँ जी शंकर लाल जी, धन्यवाद आपका। मुकेश जी, आपका भी धन्यवाद। एक कविता है सिर नाम से, और जो हिंसक सड़कें हैं मैं पहले भी जिक्र कर चुका था। गोकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। कवि समाज रावत सर का भी मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे